आज की कहानी है दोस्तों सुहागन। रात के 12 बज रहे थे। घर के आधे लोग नींद की आगोश में जा चुके थे, जबकि कुछ लोग सोने की तैयारी कर रहे थे। सुबह से काम करके सब लोग थक चुके थे। आज बेटी साक्षी की सगाई थी। मेहमान भी सब यहीं लोकल में रहते थे, इस कारण सब घर जा चुके थे। घर की बहू सुधा और छोटी बेटी साक्षी रसोई में अपना काम निपटा कर थकी मंदी सोने जा रही थी। साक्षी अंदर गई और अपने माता पिता बलवंत जी को जगा कर ले आई। रुदन अभी भी प्रस्तुत जारी था। कुछ देर तो बलवंत जी भी खड़े खड़े सोचते रहे, पर थोड़ी देर बाद रुदन बंद हो गया। आखिर हिम्मत करके दरवाज़ा खोला तो सामने एक औरत साल में लिपटी हुई बेहोश पड़ी हुई थी। पवन और बलवंत जी एक दूसरे की शक्ल देखे जा रहे थे। उसका चेहरा सफ़ेद पड़ गया था और मुंह से सिर्फ इतना ही निकला, अरे निम्मू। उनके मुंह से निम्मू नाम सुनते ही मालती जी और पवन दोनों बाहर की तरफ भागे। अपनी बेटी को हालत में देखकर मालती जी की रुलाई छूट गई। हाय, मेरी बच्ची को क्या हुआ? इतनी रात गए यहाँ पर और उसके चेहरे पर ये चोट के निशान कैसे? तब तक पवन ने भी इधर उधर देखते हुए कहा, माँ थोड़ी हिम्मत रखो। क्या घर के बाहर खड़े होकर तमाशा कर रही हो? पहले निम्मू का अंदर लेकर जाओ। अगर किसी ने देख लिया तो बात का बतंगड़ बन जाएगा। थोड़ी देर तक मालती जी उसे चुप कराती रही। जब निम्मू चुप हो गई तब मालती जी ने पूछा, बेटा क्या बात है? आज जमाई जी ने तुझे क्यों मारा? थोड़ी देर पहले जब तू यहाँ से गई थी तब तो खुशी खुशी गई थी, फिर अब क्या हो गया? मालती जी के इस सवाल से निम्मू की आंखों में आंसू आ गए और वह बोली, माँ आज साक्षी की सगाई में आपने अपने होने वाली समधन को सोने की बूंदें दी थी। बस यही बात मम्मी जी को चुभ गई, क्योंकि आपने 4 साल पहले मेरी सगाई में उन्हें 5100 रुपये दिए थे। घर जाते ही उन्होंने घर के दरवाजे पर मुझ पर ताने की बौछार कर दी। बोल रही थी कि अब तो थोड़ा पैसा आ रहा है तेरी माँ के पास, तुझे तो सस्ते में निपटा दिया था। जब मैंने कहा कि मेरी सगाई के वक्त पवन कमाता नहीं था, अब घर में 2 लोग कमाने वाले हो गए हैं तो अपने अनुसार दे रहे हैं, तो आपके कंवर साहब ने मुझे मारा, यह कहकर कि मैं उनकी माँ से जवान लड़ा रही हूँ। माँ मुझे बहुत मारा उन लोगों ने। जब मुझे मार कर थक गए तो अपने अपने कमरे में जाकर सो गए। मैं जैसे तैसे उठकर भाग आई माँ। अब बर्दाश्त नहीं होता माँ, पिछले 4 साल से बर्दाश्त कर रही हूँ। हर बार आपने मुझे समझाकर वापस भेज दिया, पर मैं अब उस घर में नहीं। अपने पापा की आवाज़ सुनकर निम्मू और घबरा गई। इधर मालती जी उन्हें चुप कराने की कोशिश करने लगी। उस पर बलवंत जी और भड़कते हुए बोले, समझा लो अपनी लाडली को, अब ये ससुराल की हो चुकी, इसे ससुराल तो जाना ही पड़ेगा। अरे अपनी टेक में ये अपनी छोटी बहन का घर बसाने से पहले ही तोड़ देगी। मैं बुला रहा हूँ समधी जी को और कुंवर साहब को, या कल चुपचाप यहाँ से जाएगी। तुम्हें जितना लाड लड़ाना है भर कर लड़ा लो, समझी तुम? रात को यह बलवंत जी कहकर गुस्से में अपने कमरे में चले गए। समधन अपनी कुटिलता पर आते हुए बोली, बलवंत जी पहले तो जेब गए, फिर उन्होंने अपनी जेब मिटाते हुए कहा, तो हाँ समधन जी, मैं सब समझ रहा हूँ। साक्षी की शादी में आपको विदाईगिरी अच्छे से दूंगा और इस बार आपको शिकायत का मौका नहीं मिलेगा। बस आप तो मेरी बच्ची को फिर से अपना लीजिए। अरे अरे दामाद जी, आप तो नाराज़ हो गए। मेरे कहने का मतलब वो नहीं था। देखिए अभी साक्षी की शादी हो जाने दीजिए, जब हमारा हाल खुल जाएगा तो फिर हम देख लेंगे। आप तो मेरे दामाद हैं, मेरी मजबूरी तो समझिए। बलवंत जी ने हाथ जोड़कर कहा। निम्मू अपनी नम आंखों से यह सब देख रही थी, अपने स्वाभिमान को तार तार देख रही थी। उसके मायके वालों ने और उसके ससुराल वालों ने उसे फुटबॉल समझ रखा था, जो लात मारकर सिर्फ एक दूसरे के पल्ले में डालने की रतियाइत बैठे थे। यह कहकर समधी जी हाथ जोड़कर खड़ी हो गई। आखिर में बलवंत जी इतना ही कह पाए, समधन जी लोग शादी में जरूर आइएगा,
मैं वादा करता हूँ इसे आप बार बार खुश होकर ही जाएंगे। उनकी यह बात सुनकर निम्मो के ससुराल रवाना हो गए। बलवंत जी ने खा जाने वाली नज़रों से निम्मो की तरफ देखा और लगभग चिल्लाते हुए बोले, यही संस्कार दिए थे तुझे हमने? अपने ससुराल वालों से रातों रात भाग आई। हमारी इज्जत की जरा सी भी परवाह नहीं की तूने। देख तेरे कारण मुझे इन लोगों के हाथ पैर जोड़ने पड़ रहे हैं। पता नहीं विदाई के नाम पर क्या क्या मांग ले जाएंगे भूखे लोग। अरे कम से कम हमारे बारे में तो नहीं सोचा होता, अपनी छोटी बहन के बारे में तो सोच लिया होता। खैर आसपास के लोग सब कह दिया गया कि निम्मो अपनी बहन साक्षी की शादी की तैयारियों के लिए आई है और सब इन बातों को छोड़कर साक्षी की शादी की तैयारी में लग गए। लेकिन दिन भी नहीं ऐसा गया जब बलवंत जी ने निम्मो को ताना न मारा हो। 20 दिन बाद साक्षी की शादी का दिन भी आ गया। इसके कुछ दिन पहले भी बलवंत जी उसके ससुराल जाकर हाथ पैर जोड़कर उन लोगों को शादी में आने का न्योता देकर आए थे। इस बीच धीरे धीरे निम्मो में बदलाव आने लगे थे। अब वह अकेले घर से बाहर भी निकलने लगी थी। पहले से ज़्यादा मुस्कुराने लगी थी। शादी वाले दिन सुनील और उसकी मम्मी साक्षी की शादी अटेंड करने के लिए आ गए। मालती जी और बलवंत जी जबरदस्ती निम्मो को लेकर उसका स्वागत करने के लिए दरवाजे पर आए तो सुनील ने उसे देखकर तंज कसा, यहाँ मायके में रहकर आ गई अकल ठिकाने, या अभी भी अकल ठिकाने आने बाकी है? और बड़ी ही कुटिल मुस्कान के साथ हंस दिया। उसके साथ साथ उसकी मम्मी भी हंस दी। पर बलवंत जी और मालती से हाथ जोड़कर एक तरफ उसके स्वागत के लिए खड़े हो गए। निम्मो अपमान का घूंट पीकर दोनों अपने आप को किसी वीआईपी से कम नहीं मान रहे थे। हर चीज़ में कमी निकालना, साथ ही बार बार निम्मो को नीचा दिखाने से बाज नहीं आ रहे थे। निम्मो की आंखों में 2-3 बार आंसू भी आ गए, पर मालती जी उसके सामने ही हाथ जोड़कर खड़ी हो गई। बेटा तेरी बहन की शादी है, भगवान के लिए यहाँ कोई हंगामा मत होने देना। आखिर जैसे तैसे करके शादी निपटी और दुल्हन विदा हो गई। दुल्हन को विदा होने के बाद दूसरे दिन सुबह अब धीरे धीरे रिश्तेदारों को विदा करने का वक्त आया। जब अधिकतर रिश्तेदार विदा होकर चले गए और घर के कुछ खास रिश्तेदार ही बचे, तब समधन जी सुनील के साथ बलवंत जी के सामने आकर बैठ गई और हाथों को नचाते हुए बोली, अब समधी जी हमें भी विदा कर दीजिए, हमें भी अपने घर जाना है। बलवंत जी ने प्रश्नवाचक नज़रों से मालती जी की तरफ देखा तो उनकी नज़रों को तड़पाते हुए समधन जी बोली, पूछ लीजिए आपकी बेटी से कि अब ऐसी कोई हरकत होगी तो उसका क्या निवारण, तभी हम उसे अपने साथ लेकर जाएंगे। हमें भी बराबर बराबर हमारे घर में तमाशा करने का शौक नहीं है। समधन जी का कहना हुआ तो सभी रिश्तेदारों में खुसुर पुसुर शुरू हो गई, क्योंकि किसी को भी इस बारे में पता नहीं था। आखिर निम्मो की बुआ ने पूछा, भैया समधन से किस बारे में बात कर रही है? ना मांग में सिंदूर था, ना गले में मंगलसूत्र, ना हाथों में चूड़ी थी और ना ही पैरों में बिछिया। सिंपल सा सूट पहने हाथों में कुछ कागज लिए वो पहले से ज्यादा आत्मविश्वास से भरी नजर आ रही थी। उसे इस तरह से देखकर बलवंत जी गुस्से में आग बबूला हो गए, पर उससे पहले उसकी ही समधन की जोर से चिल्लाते हुए बोली, लो देख लो अपनी बेटी को, लोग ससुराल वालों को बदनाम करते हैं पर इसकी हरकतें देखो, सुहागन होते हुए भी किस तरह से घूम रही है। अब ऐसे में पति हाथ में उठाए तो क्या करे। तभी मैं कहूँ कि समधी जी ने अभी तक विदाई देकर विदा क्यों नहीं किया, यही सब दिखाने के लिए रुक कर रखा था। निम्मो क्या हरकत है ये कैसे उठकर चले आई तू कुछ हमारी इज्जत का ख्याल है या नहीं? बलवंत जी के चिल्लाने पर मालती जी निम्मो के पास गई और उससे अंदर की ओर खींचते हुए बोली, चल बेटा ढंग से तैयार होकर आ, सुहागन है तू, सुहागन की तैयार हो। ये कैसे बाहर आ गई? सुहागन में इस आदमी के सुहागन होने से इनकार करती हूँ माँ। मालती जी का हाथ छुड़ाते हुए निम्मो बोली, हाय राम ये क्या कह रही है, ये बेशरम मेरे बेटे को जीते जी ये औरत इतनी बड़ी बात बोल रही है। समधन जी अपना माथा पीटते हुए बोली, इन्हें देखकर निम्मो चिल्लाते हुए बोली, ऐसे पति से तो पति ना हो ही वही अच्छा है, और वैसे भी आज मैं यह रिश्ता तोड़ रही हूँ।
निम्मू ने वो पेपर सुनील के हाथ में थमाते हुए कहा, ये लो तलाक के पेपर। तुम जैसे इंसान से मुझसे छुटकारा चाहिए जो बीवी को नहीं समझता। निम्मू, क्या कर रही है तू? पागल तो नहीं हो गई? कम से कम अपने पिता की इज्जत के बारे में सोच। बलवंत जी भी लगभग चिल्लाते हुए बोले, अगर तूने रिश्ता तोड़ा तो फिर तुझे इस घर में भी जगह नहीं मिलेगी। मुझे भी आपके घर में रहने का कोई शौक नहीं है पापा। आप क्या मेरे मरने का इंतज़ार कर रहे हैं? उस दिन इतनी बेरहमी से पीटा इन लोगों ने, फिर भी आप मुझे उसी घर में जाने के लिए कह रहे हैं? आपकी बेटी जब लाश बन जाएगी तब तो सुकून मिल जाएगा ना आपको। नहीं रहना मुझे आपके साथ। मैंने स्कूल में नौकरी ज्वाइन कर ली है और हॉस्टल में रहकर अपनी ज़िंदगी बिता लूँगी। पर ना मुझे ऐसे मायके वालों की ज़रूरत है और ना ही ऐसे ससुराल वालों की। उसकी बात सुनकर बलवंत जी भी कुछ कर नहीं पाए और चुपचाप नज़रें झुकाए सोफे पर बैठे। समाज बड़ा तुझे इज्जत से रहने देगा और इस स्कूल की छोटी सी नौकरी में पूरा जीवन बिताने की बात कर रही है? अच्छे से आटे दाल का भाव पता चला? सुनील ने कुटिलता से कहा तो निम्मू उसकी तरफ देखकर बोली, माना कि स्कूल छोटी नौकरी है, तनख्वाह कम है, पर स्वाभिमान से जी तो पाऊंगी। और आटे दाल के भाव की बात तुम तो मत ही करो तो अच्छा है। जो छोटी छोटी चीज़ के लिए मेरे मायके की तरफ मुंह ताकते हैं। कम से कम अब मैं अपनी ज़िंदगी अपने तरीके से जीऊँगी। यूँ फुटबॉल की तरह एक पल्ले से दूसरे पल्ले में ढकेले नहीं जाऊँगी। और इस गलत फहमी में मत रहना कि मुझे इतनी आसानी से छोड़ नहीं हूँ। बदले में मैं तुमसे भरण पोषण के पैसे भी लेकर रहूँगी। एक फूटी कौड़ी ना दूँ तुझे मैं? समझती क्या है अपने आप को? अपने मायके बुलाकर बहुत बेइज्जती कर ली हमारी। निम्मू की सास अभी भी हार मानने को तैयार नहीं थी। भूल कर भी ऐसी हरकत मत करना आप लोग, नहीं देखेंगे तो कोर्ट से पैसे निकलवाऊंगी। पर अब तो मैं अपनी वाली आ चुकी हूँ, ये सब करके दिखाऊंगी। निम्मू की बात सुनकर उसकी सास और सुनील तुनकते हुए वहाँ से निकल गए। वहीं निम्मू भी अपने दोनों हाथ जोड़कर अपने माता पिता से विदा लेकर हॉस्टल में रहने चली गई। कुछ समय बाद निम्मू का तलाक हो गया, पर उसने अपने भरण पोषण के लिए सुनील से एक मुफ्त राशि भी ली। आज हॉस्टल में रहकर स्कूल में नौकरी करते हुए अपने स्वाभिमान के साथ जी रही है। कहानी कैसी लगी दोस्तों, कमेंट में बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और देखते रहें हिंदी मोटिवेशनल स्टोरी। धन्यवाद दोस्तों।